हम लोग देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो चुका है। अब यहाँ से देखेंगे लोग लैंगिक प्रजनन यानी कि ऐसे मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। इस विधि में दो विपरीत लिंगों वाले जनकों की आवश्यकता होती है, मतलब विपरीत लिंग। जबकि अलैंगिक में क्या था, कोई भी एक जनक, चाहे वो नर हो चाहे वो मादा हो, उससे संतति उत्पन्न हो सकती है। तो लैंगिक जनन में क्या होगा, इसमें दो विपरीत लिंग वाले जनकों की आवश्यकता होगी। लैंगिक जनन को सहजनन, सिनजेनेसिस, उभय मिश्रण, एम्फीमेक्सिस या एम्फीगोनी भी कहते हैं। लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पर्यायवाची शब्द है सिनजेनेसिस। सिन का मतलब होता है साथ, जेनेसिस मतलब उत्पन्न। उभय मिश्रण एम्फीमेक्सिस या एम्फीगोनी भी कहते हैं। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक प्रजनन की विशेषता देखेंगे। तो पहला हम लोग जनक। हम लोग को पता है कि इसमें कैसा चाहिए, हमको दो विपरीत लिंग वाले जीव की आवश्यकता होगी, यानी कि यह कैसा होगा, यह प्रजनन यह द्विजनकीय होगा। इसमें दो जनक चाहिए तो द्विजनकीय होगा। पहला हम लोग जनक देख लिया। अब दूसरा पॉइंट है इसका लैंगिक अंग, यानी कि इसमें दो विपरीत चाहिए तो क्या होगा, एक तो नर होगा एक मादा होगा, यानी कि एक मेल सेक्स ऑर्गन होगा। मेल सेक्स ऑर्गन को ऐसे दिखाएंगे और जब मादा दिखाना होगा तो ऐसे दिखाएंगे। क्लियर है। तो इसमें दो प्रकार के लैंगिक अंग मिलेंगे, एक नर लैंगिक अंग, दूसरा मादा लैंगिक अंग मिलेंगे। क्लियर है। अब नेक्स्ट इसका विशेषता है अर्धसूत्रीय विभाजन। इसमें क्या होगा, अर्धसूत्रीय विभाजन होगा यानी कि मियोसिस होगा। वैसे जीव जो लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं उनमें युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्रीय विभाजन पाया जाता है। अर्धसूत्रीय विभाजन होने से ही जीवों में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। वो हम लोग आगे देखेंगे। मान लिया हम लोग खुद का बॉडी देखते हैं तो शरीर की सभी कोशिकाएं में कैसा रहता है, गुणसूत्र 2n रहता है। जबकि युग्मक यानी शुक्राणु या अंडाणु उसमें अगुणित यानी कि हैप्लॉइड रहता है, सिंगल एन। फिर वापस से जब फर्टिलाइज होता है, फिर वहाँ निषेचन के समय संलयन होता है, तो वापस से वहाँ पे एक नर एक मादा दोनों मिलकर वापस से वहाँ पे 2n संतति बनाती है। क्लियर है। तो यही बोल रहा है कि यहाँ पे गुणसूत्रक संख्या जो है, जो जनक में है वो संतति में यानी कि बैलेंस रहती है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। समान कोशिका में हम लोग बताए अभी 2n, इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होगा यानी कि मियोसिस होगा, तो नर युग्मक बनेगा नर में, मादा युग्मक बनेगा मादा में। फिर जब उनका संयुग्मन होगा तो युग्मनज में भी दोनों जाके ऐड होके 2n यानी कि गुणसूत्रक संख्या समान हो जाएगी। यदि अर्धसूत्रीय विभाजन सही ढंग से ना हो तो गुणसूत्रक संख्या में अनियमितता के कारण विकार उत्पन्न हो जाते हैं। यानी कि गुणसूत्र यानी कम भी हुए तो उससे तो भी दिक्कत है, बढ़ेगा तो भी दिक्कत है। क्लियर है यहाँ तक। अब पॉइंट 4 देखते हो, युग्मक यानी कि गैमेट्स। युग्मक या जनन कोशिका है जो कि लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। युग्मक या जनन कोशिका क्या होता है, जो लैंगिक जनन में भाग लेता है। यह कैसे होता है, ये अगुणित होते हैं, मीन्स सिंगल एन। निम्न श्रेणी के जीवों में ये समान होते हैं जबकि उच्च श्रेणी में ये अलग अलग होते हैं। मीन्स निम्न श्रेणी में क्या होता है कि कोई एक जनक, तो उसमें केवल एक ही युग्मक से चाहिए तो समान होगा ही जनक का। एक जनक चाहिए तो क्या होगा, एक जनक का सारे युग्मक क्या होंगे, समान होंगे। लेकिन लैंगिक में अलग अलग जनक चाहिए, यानी कि एक नर चाहिए एक मादा चाहिए, तो युग्मक भी अलग अलग होंगे। तो नर युग्मक इसमें कैसा होता है, चल यानी कि मोटाइल, ये गति कर सकते हैं। जबकि मादा युग्मक अचल होता है यानी कि ये नॉन मोटाइल होता है, ये गति नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। शुक्राणु का आप लोगों ने देखा होगा, कुछ ऐसी रहती है, तो उसकी पूंछ क्या करती है, उसे गति प्रदान करती है उसमें। क्यों, क्योंकि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती है। जबकि अंडाणु में ऐसा कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। क्लियर है। अब नेक्स्ट इसका विशेषता देख रहे हैं हम लोग, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। नर युग्मक व मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। हम लोग क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसके फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। अवस्थाओं का एकांतरण सामान्य कोशिका में कैसा रहता है, 2n यानी कि द्विगुणित यानी कि 2n। उसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होगा, युग्मक बनाएगा तो अगुणित यानी कि ये हैप्लॉइड स्टेज हो जाएगा। फिर जब निषेचनों के संयुग्मन होगा और युग्मनज बनेगा तो वापस से वहाँ पे डिप्लॉइड यानी कि 2n बन जाएगा। अब नेक्स्ट विशेषता देखते हैं, अपेक्षाकृत यानी कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा इसमें
धीमी प्रक्रिया होती है और कम संख्या में संतति उत्पन्न होती है। जबकि अलैंगिक जनन में क्या देखे तुम लोग, जल्दी हो रहा था उसमें, और नंबर ऑफ स्प्रिंग या फिर संतति बोलने वो ज़्यादा होती थी। विभिन्नताएं देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट विशेषता विभिन्नताएं यानी कि वेरिएशंस। लैंगिक जनन में निम्न कारणों से विभिन्नताएं आती है, जबकि अलैंगिक जनन में क्या था, विभिन्नता नहीं आ रही थी। लेकिन लैंगिक में आएगा, क्यों आएगा वो देखते हैं। पहला कारण इसका, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों में रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी कि पुनर्योजन होता है। मीन्स जो डीएनए की संरचना होती है इस टाइप से द्विकुंडलित, वो दोनों स्ट्रैंड जो है वो अलग अलग होते हैं। और जब जीन का होता है पुनर्योजन होता है तो उसमें क्या होता है, विभिन्नताएं आती है। नेक्स्ट है मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर का होना। जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो उसमें क्रॉसिंग ओवर यानी कि जीन जो होता है वो अपने जगह से, मतलब जैसे कि दो स्ट्रैंड है तो उसमें जीन अलग अलग जब वापस रिकम्बिनेट होते हैं तो अपने अलग अलग गुण को प्रदर्शित करते हैं, तो उसको क्रॉसिंग ओवर होता है। इसीलिए उसमें विभिन्नता देखने को मिलती है। इसमें उत्परिवर्तन की संभावना रहती है। उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन हो सकता है कि कोई जीन का जगह था यहाँ पे, लेकिन ये जब अलग अलग हुआ, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हुए, तो हो सकता है यहाँ का जीन जब कॉम्बिनेंट हो तो वो उस स्ट्रैंड में जाके यहाँ, मान लिया ये सब काले बाल का जीन था और यहाँ जो जीन था वो आँखों का था, तो ये मान लिया विदेश में ये घटना घटेगी तो ये काले वाले बाल का जो यहाँ गया तो उसका आँख कैसा हो जाएगा, वो वहाँ की आँखें कैसी होती है, नीली या भूरी होती है, तो वैसी आँखें वहाँ काली हो जाएगी। मीन्स उत्परिवर्तन इसमें देखने को मिलेगा। क्लियर है। अब एक यहाँ पे सोचने वाले क्वेश्चन है कि लैंगिक प्रजनन जो है अलैंगिक प्रजनन से अच्छा क्यों होता है। तो ये आप लोग बैठ के सोचिएगा, मतलब कंपेयर कीजिएगा कि उसमें और इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। अब नेक्स्ट है आपका एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीन्स लैंगिक प्रजनन के लाभ। जनसंख्या में समानता। समानता क्यों होगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन में जीन का वहन होता है और नए परिवर्तन विभिन्नताएं क्या होती है, कुछ प्राणियों तक ही सीमित नहीं रहती है। यदि प्रजनन होता है तो उसमें सारी जनसंख्या में वितरित हो जाती है, क्योंकि सारे जीव क्या है, लैंगिक प्रजनन में भाग ले रहे हैं, तो उसमें एक दूसरे का गुण ट्रांसफर हो रहा है यहाँ से वहाँ। जैसे कि अलैंगिक था, मान लिया किसी आम का पेड़ जो है इसमें स्वीट यानी कि मीठे फल आ रहे थे और एक जो है इसमें लंबे फल आ रहे थे, तो इसका जो संतति था, और लैंगिक जनन की बात करें यानी कायिक प्रवर्धन से बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, इसका जो संतति होगा वो कैसा होगा, स्वीट होगा। जो जो उसमें आएगा उस जनरेशन में वो मीठा ही आम देगा, और इसका जो आएगा उसमें लंबे आम ही आएंगे। क्लियर है। लेकिन जब सेक्सुअल की बात करें तो वो एक दूसरे से क्रॉस करेंगे। मीन्स यदि लैंगिक जनन का भाग लिए तो दोनों क्या होंगे, जब दोनों मिलेंगे दोनों के युग्मक, तो अगला आम जो होगा स्वीट भी होगा और लंबा भी होगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट देखते हैं ओज एवं जीवन शक्ति। ओज क्या हो गया, ओज का मतलब हो गया कि आंतरिक क्षमता। लैंगिक प्रजनन में जीनों के मिश्रित होने से समस्त जनसंख्या में ओज एवं जीवन शक्ति बनी रहती है। मीन्स जीनों के मिश्रित होने से क्या होता है, उसमें विभिन्नता और अनुकूलन क्षमता आती है, तो उसमें समष्टि बनी रहती है। अब नेक्स्ट देखते हैं विभिन्नताएं। विभिन्नताएं जीवों को एक दूसरे से अलग करती है। लैंगिक प्रजनन में उत्पन्न हुई विभिन्नताएं जीवों को प्रतिस्पर्धा शक्ति प्रदान करती है। मीन्स ये विभिन्नता क्या हो गया, ये उसको जरूरी क्षमता देती है। जैसे कि मान लिया हम लोग अभी जो भारत के विषुवत रेखा के नज़दीक रहने वाले लोग हैं वो कैसे होंगे, उनका उष्णकटिबंधीय होगा, जबकि उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव की ओर ठंडे क्षेत्र है। तो यदि यहाँ के लोग को वहाँ ले जाया जाए या वहाँ के लोग को यहाँ ले जाया जाए तो क्या होगा, कुछ समय बाद उसमें वहाँ के लिए अनुकूलन क्षमता, क्यों, क्योंकि विभिन्नता उसमें विकसित हो गई। इसलिए प्रतिस्पर्धा शक्ति यानी कि वहाँ के जीवों, वहाँ के पर्यावरण के प्रति जीने के लिए उसको अनुकूलित करते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये परिस्थितियों को बदलने पर भी उस प्रतिकूल वातावरण में रहने योग्य होती है। आपको मैंने भी उदाहरण दिया, तो पर्यावरण बदला लेकिन उसमें अनुकूलता आई तो वहाँ के लिए वो योग्य हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है उद्विकास। लैंगिक प्रजनन में उत्पन्न हुई विभिन्नताएं उद्विकास का आधार बनती है। मीन्स किसी भी, मान लिया किसी विषुवत रेखा वाले यानी कि नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र के व्यक्ति का जॉब मान लिया जम्मू कश्मीर में हो गया, तो वहाँ कैसा प्रदेश है, वो ठंडा प्रदेश है। तो ऐसा हो गया कि वो वहीं पे सेटल होना पड़ा उसको, तो क्या होगा, उसका जो संतति, उसके जो बेटे बेटी होगी वो कैसे होंगे, वो वहाँ के अनुकूल होंगे। तो उनमें क्या होगी, वो विशेषता आ गई कि वहाँ के ठंडा को वो अब सहन कर सकते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट है हम लोग का डिसएडवांटेजेस, मतलब नेक्स्ट टॉपिक ही है डिसएडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन द्वारा हानियाँ। हम लोग लाभ देख लिए, अब हम लोग कमी या हानि देखते हैं। पहला है, यह बहुत धीमी प्रक्रिया है, जबकि अलैंगिक क्या था, बहुत तीव्र था, और यह लैंगिक क्या होगा, बहुत धीमी प्रक्रिया है। नेक्स्ट हम लोग का, इसके लिए अनेक स्रोतों की आवश्यकता होती है। अनेक स्रोतों का क्या मतलब हो गया कि हम लोग किसी भी लैंगिक भाग में क्या करना पड़ता है, युग्मक बनाना पड़ता है। युग्मक के लिए हमको दो अलग अलग जीव की आवश्यकता होगी। दो जीव का एक क्या होता है, इसमें एक बड़ी मात्रा में ऊर्जा खत्म होगी। लैंगिक जनन में ऊर्जा की एक बहुत बड़ी मात्रा खर्च होती है, तो इसलिए हम लोग बोले हैं ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, कोई भोजन स्रोत या कहीं से मिलेगा, तो उतना दिन से जमा किया हुआ ऊर्जा उसका लैंगिक एक बड़ी मात्रा में ऊर्जा खर्च कर देता है। इसलिए इसमें बोला गया है कि इसके लिए अनेक स्रोतों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, लैंगिक प्रजनन सामान्यतः द्विजनकीय होता है। ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि केंचुआ में क्या होता है, वो भी लैंगिक प्रजनन करता है, लेकिन उसमें हो सकता है कि एक ही जनक में उसमें नर और मादा दोनों अंग होते हैं, इसलिए वह एक जनक भी कहलाया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः यह द्विजनकीय होता है। नेक्स्ट है, निषेचन एक संयोग ही होता है। इसमें गारंटी नहीं है कि यदि वहाँ पे प्रजनन का काम हो रहा है तो जरूरी नहीं कि वहाँ निषेचन सक्सेसफुल ही हो सकता है नर युग्मक मादा युग्मक पहुँचने से पहले ही मर जाए, या फिर मादा युग्मक के नहीं आने से पहले ही नर युग्मक चला जाए, या फिर मादा युग्मक के आके मरने के बाद नर युग्मक जाए, तो उसमें भी निषेचन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें कम संख्या में संतति उत्पन्न होती है, जिससे संकटग्रस्त व्यष्टि को बचाना एक चुनौती होता है। मीन्स संकटग्रस्त का मतलब क्या है, ऐसी प्रजाति जिसका जनसंख्या कम है, तो ऐसे जीवों को बचाना एक चुनौती होता है, क्योंकि ये कम संख्या में संतति उत्पन्न करते हैं। हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, ओरिजिन ऑफ सेक्स, यानी लिंग की उत्पत्ति। सबसे पहले सरल शैवालों और प्रोटिस्टों में लिंग की उत्पत्ति हुई। सरल शैवाल और प्रोटिस्ट किसको बोला जाएगा, क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स। ये अनुकूल परिस्थितियों में अलैंगिक प्रजनन करते हैं, जबकि प्रतिकूल परिस्थिति आने पर ये युग्मक समयुग्मजी का निर्माण। समयुग्मजी क्यों बोले हैं, क्योंकि एक ही जनक से युग्मक वहाँ पे बनेंगे। तो ऐसे सवाल में अनुकूल में क्या होगा, अलैंगिक जनन होगा, लेकिन प्रतिकूल आने पे यह लैंगिक जनन करेगा, यानी कि ये युग्मक निर्माण करेंगे। कैसे होंगे युग्मक, समयुग्मजी होंगे, मतलब युग्मक समान होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये युग्मक संलयन के बाद युग्मनज बनाते हैं, जो अपने आसपास एक चिरस्थायी मोटी भित्ति स्रावित कर लेता है, और इसी मोटी भित्ति वाले जायगोट को जाइगोस्पोर कहा जाता है। जब युग्मक कैसे होंगे, समयुग्मजी होंगे, लेकिन जब संलयन करेंगे तो युग्मनज बनाएंगे, और युग्मनज क्या करेगा, अपने चारों ओर एक मोटी भित्ति स्रावित कर लेगा, और इसी मोटी भित्ति वाले जायगोट को क्या कहेंगे, जाइगोस्पोर बोलेंगे। क्लियर है। ये जाइगोस्पोर क्या होगा, अनुकूल परिस्थिति जब आएगा तो उस पर वो फेवरेबल कंडीशन देख के अंकुरित होकर नया शैवाल या प्रोटिस्ट का निर्माण करेगा। नेक्स्ट है हंगर थ्योरी ऑफ सेक्स। मीन्स सभी उद्विकसित प्राणियों में जीवन चक्र में कमजोर प्रवर्त्य निर्मित एवं उनमें संलयन होने से ज़्यादा स्थायी जीव प्राप्त हुए। हंगर थ्योरी ऑफ सेक्स यही कहता है कि सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में जो युग्मक बने, लेकिन उनके मिलने से क्या होता है, एक अस्थायी और अधिक क्षमता वाले जीव उत्पन्न हुए। क्लियर है। तो हंगर थ्योरी ऑफ सेक्स यही है।
पहले जो होता है युग्मक कैसे होते थे, एक समान ही होते थे और उन्हें समयुग्मनिज कहा गया था। जब जटिल जीवों का क्या होता है उद्विकास नहीं हुआ था तब कैसे थे युग्मक, सरल जीवों में एक समान होते थे और उन्हें समयुग्मनिजी कहा जाता था। ऐसे में लैंगिक प्रजनन जो कहलाता था वो कैसा होता था, आइसोगेमस यानी कि समयुग्मजी। बाद में उत विकास होने से मतलब इवोल्यूशन यानी कि डेवलप होने से यानी विकसित होने से एन आइसोगेमी या विषम युग्मकता उगेमी मीन्स बाद में पहले क्या होता, एक जीव से युग्मक उत्पन्न हो रहा था तो समान थे, लेकिन बाद में इवोल्यूशन हुआ, अब नर और मादा चाहिए यानी विषम युग्मक होंगे, नर के लिए नर युग्मक, मादा के लिए मादा युग्मक। ऐसे प्रजनन को एनाइसोगेमस कहा गया जिसमें उगेमी का विकास हुआ। इसी प्रकार लैंगिक अंग विकसित हुए एवं उनसे नर एवं मादा का विकास हुआ, जबकि पहले लिंगों का उद्विकास केवल पर्यावरण पर ही निर्भर करता था। आप लोग पढ़िएगा मेढक पे तो उसमें पता चलेगा कि कैसे हो रहा था। परंतु बाद में विकास होने के साथ लिंगों का विकास एवं जीवों के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं का विकास हार्मोनों पर निर्भर हो गया। लेकिन बाद में यह लिंगों का इवोल्यूशन और जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं का विकास हार्मोन पर, हम लोग को पता है कि हम लोग का क्या है, जब किशोरावस्था पहुंचते हैं तो हार्मोन स्रावित होते हैं जो हमारे अंदर विभिन्न तरह के बदलाव लाते हैं। तो वही बोला गया है कि पहले कैसा था, पहले पर्यावरण पर निर्भर करता था लिंग, लेकिन अब यह हार्मोनों पर निर्भर करता है। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है फेजेस इन लाइफ साइकिल, जीवन चक्र की अवस्थाएं। प्रजनन के संबंध या दृष्टि से प्राणियों के जीवन चक्र में 3 अवस्था होती है। पहला है किशोरावस्था, दूसरा प्रजनन अवस्था, तीसरा है जीर्णावस्था। चक्र की 3 अवस्था, उसमें पहला अवस्था है किशोरावस्था यानी कि जुवेनाइल फेज। तो हम लोग देख रहे हैं आज पहला टॉपिक किशोरावस्था। यह किसी प्राणी का प्रजनन पूर्व का समय होता है। यह कैसा अवस्था है, प्रजनन से पूर्व का अवस्था है। इस समय में प्राणी की तीव्रता से वृद्धि होती है, मीन्स प्राणी में इसमें बहुत तरह के परिवर्तन आते हैं जो कि उसे प्रजनन के लिए योग्य बनाने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्राणी के समस्त स्रोत वृद्धि एवं विकास में उपयोग हो जाते हैं, मीन्स इसमें ऊर्जा का एक बड़ा भाग उसके वृद्धि और विकास में उपयोग, स्रोत का जब भी इसमें बात बोला जाएगा तो ऊर्जा से संबंधित होगा। नेक्स्ट पॉइंट है किशोरावस्था में विभिन्न तरह के बदलाव आते हैं। किशोरावस्था को पादपों में कायिक अवस्था भी कहा जाता है। किशोरावस्था की अवधि प्रत्येक भिन्न प्राणियों में भिन्न होती, मीन्स सब में अलग अलग होता है। अब नेक्स्ट है प्रजनन अवस्था यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज। प्राणियों के जीवन चक्र की इस अवस्था में प्रजनन क्षमता विकसित हो जाती है। नाम से क्लियर है, प्रजनन अवस्था यानी कि इस अवस्था में प्रजनन के लिए जीव परिपक्व हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रजनन अवस्था के प्रारंभिक काल को यौनारंभ यानी कि प्यूबर्टी बोलेंगे, जैसे कि लड़कों में मूंछों का आना और लड़कियों में भी बगल के बाल आना और स्तनों की वृद्धि और मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक धर्म का शुरू हो जाना यौनारंभ कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इस अवधि में लैंगिक अंगों का विकास एवं परिपक्वता आती है। इस अवस्था में वृद्धि धीमी होती है, मीन्स एक ऊर्जा का बड़ा भाग हमारे जो चेंजेस आते हैं बॉडी में वो उसमें खर्च होने लगता है। तो इस अवस्था में वृद्धि क्या होता है, धीमी या नहीं तो कहा जाए वृद्धि जो होती है काफ़ी कम, और कुछ समय बाद यह जब पूरा परिपक्व होते तो हमारे शरीर की वृद्धि रुक जाती है। इसलिए बोला जाता है कि 18 खूब से खूब 20 साल तक जितना लंबा होना है हो जाओ। पुष्पी पादपों में यह अवस्था पुष्पों के उत्पन्न होने से प्रारंभ होती है। लैंगिक दृष्टि से यह 2 प्रकार के पुष्पधारी पादप होते हैं, जैसे पहला है मोनोकार्पिक, दूसरा है पॉलीकार्पिक। तो देखते हैं मोनोकार्पिक क्या है। मोनोकार्पिक मोनो मतलब था एक, तो ऐसे पौधे जो जीवन काल में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं और पुष्प धारण करने के पश्चात यह फल उत्पन्न करते हैं और फिर मर जाते हैं।
सभी वार्षिक पौधे जो कि साल में एक बार उगाए, जैसे कि गेहूं, चावल, मेरीगोल्ड, व द्विवर्षीय पौधे जैसे मूली, गाजर। द्विवर्षीय कैसे बोलेंगे? इसको साल में हम 2 बार प्राप्त कर सकते हैं, जबकि गेहूं या चावल इसको एक ही बार प्राप्त कर सकते हैं प्राकृतिक तौर पर। लेकिन जहाँ पे पानी की सुविधा, जैसे गंगा नदी किनारे, तो वहाँ के लोग चावल 2 बार भी प्राप्त कर सकते हैं। ये कैसे होंगे? ये मोनोकार्पिक, मतलब इनमें एक बार ही फूल आएगा इसके जीवन काल में, फिर से फल बनेगा और यह फिर मर जाएगा। कुछ बहुवर्षीय पौधे यानी कि 1 से अधिक साल वाले जीने वाले जीव, मतलब पौधे, जो कैसे होते हैं? मोनोकार्पिक, जैसे कि बांस। बांस में जहाँ फूल आया वो उसके बाद मर जाता है। और दूसरा है नीला कुरंजी। इसमें क्या है? इसका साइंटिफिक नाम है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। यह 12 साल में एक बार उत्पन्न करता है। यह कहाँ? दक्षिणी भारत में मिलता है, जैसे कि कर्नाटक, तमिलनाडु, उधर। नेक्स्ट है पॉलीकार्पिक। नाम से क्लियर है, इसमें क्या होगा? इसके जीवन काल में 1 से अधिक बार फूल आएंगे। और यह कैसे होंगे? यह बहुवर्षीय पादप होते हैं जो परिपक्व होने पर वर्ष के विशिष्ट मौसम में पुष्प धारण करते हैं, जैसे आम, सेब, कटहल, अंगूर। यानी कि सीजन आने पर इनमें फूल लगेंगे, फूल से फल लगेंगे, लेकिन पौधे नहीं मरेंगे। बहुत कम बहुवर्षीय पादप वर्ष भर पुष्प धारण करते हैं, जैसे गुड़हल। इसमें सालों साल फूल इसमें लगता है। इनका अंतर पुष्पकाल, यानी कि पुष्पकाल जो होता है स्रोतों की उत्पत्ति, यानी स्रोत हम जब भी बोले तो क्या होगा? ऊर्जा की उत्पत्ति के लिए लाभदायक होता है। अतः इस काल को रिकवरी फेज भी कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि यदि आम में एक साल फल आया तो दूसरे साल नहीं आता है, तो क्या होता है? उसमें दूसरे साल पत्ती आती है, तो क्या होता है? ज़्यादा मात्रा में उसमें भोजन बनेंगे, प्रकाश संश्लेषण होगा, तो एनर्जी उसमें ज़्यादा आएगी, तो वही स्टोर करके वह नेक्स्ट साल पुष्प, मतलब उसके 2 फूल आने के बीच अंतराल होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि यह उसमें ऊर्जा के लिए रिकवरी करता है। रिकवरी अवस्था जो है परिपक्व अवस्था का ही एक भाग होती है। यह वापस से किशोरावस्था में नहीं जाता है। यह रिकवरी फेज परिपक्व अवस्था का ही एक भाग होती है। इसका मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक में अंतर स्पष्ट करें तो यही जो लिखे हैं इसको बस पॉइंट वाइज बना के लिख देना है, दाएं बाएं साइड हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं जंतु प्रजनन, एनिमल ब्रीडिंग। प्रजनन काल के आधार पर जंतु 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मौसमी प्रजनक, यानी कुछ सीजन स्पेशलिस्ट होता है, मतलब कुछ सीजन आने पे ही होगा। और दूसरा होता है सतत प्रजनक। यह जब परिपक्व हो जाएगा तो इसके लिए कोई मौसम नहीं, इसके लिए सालों के साल प्रजनन यह कर सकता है। पहला है मौसमी प्रजनक, सीजनल ब्रीडर्स। ये प्रजनक एक मौसम या वर्ष के निर्धारित समय में ही प्रजनन करते हैं, जैसे कि मेढक, छिपकली, अधिकतम पक्षी, कुत्ता, हिरन। क्लियर है? और नेक्स्ट है सतत प्रजनक, यानी कि कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। ये जीव लैंगिक परिपक्वता आने के बाद किसी भी समय प्रजनन कर सकते हैं। इनके लिए कोई मौसम की आवश्यकता नहीं है, जैसे दुधारू पशु, मुर्गियाँ, चूहे, खरगोश, मधुमक्खी की रानी और खुद मनुष्य भी। क्लियर है? तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।